Hello everyone, myself Rahul Kumar, having 8 years of teaching experience in teaching class 11 and 12 physics. So अभी हम लोग यहाँ पर जो डिस्कशन करने वाले हैं वो क्लास 11 के डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं और उन बच्चों के लिए ये वीडियो बेनिफिशियल होने वाला है जो बच्चे जस्ट अभी क्लास 10 से क्लास 11 में गए हैं, क्योंकि क्लास 10th में का जो सिलेबस है और क्लास 10th में जिस प्रकार से बच्चे पढ़ते हैं और क्लास 11 का जो पोर्शन है उस पोर्शन का लेवल बिल्कुल एक गैप अप है। क्लास 10th अगर यहाँ है तो क्लास 11th यहाँ से ओपन होता है। सो ये जो गैप है, ये गैप को फिल करते हुए ये टॉपिक को कैसे हम लोग पढ़ेंगे, ये टॉपिक एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, ये सब हम लोग इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। क्लास 11 की जो फिजिक्स है, क्लास 11 की फिजिक्स अगर आपको पढ़नी है तो आपको क्लास 11 के फिजिक्स में 3-4 टॉपिक पढ़ने हैं। एक तो मैकेनिक्स पढ़नी है, दूसरा थर्मल फिजिक्स पढ़ना है, तीसरा ऑसिलेशन पढ़ना है, फ्लूइड पढ़ना है और फाइनली ग्रेविटेशन पढ़ना है। पर इसको स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि 11th की जो फिजिक्स है, 11th की फिजिक्स पूरी की पूरी फिजिक्स जो है वो वेक्टर, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस इन सब के अराउंड घूमती रहती है। सो हम लोग जो स्टार्ट करेंगे उसका एक सीक्वेंस है, एक प्रॉपर इसका वे आउट है जिसके थ्रू हम लोग इसको एक्सप्लेन करने वाले हैं। सो अगर आपको क्लास 11 का फिजिक्स प्रॉपर बेसिक तरीके से, कंसेप्चुअल तरीके से पढ़ना है तो सबसे पहले आपको फंडामेंटल बेसिक का नॉलेज होना मस्ट है। सो बेसिक के लिए, बेसिक का ये जो टॉपिक है, सबसे पहला टॉपिक जो क्लास 11 का है वो है यूनिट मेजरमेंट एंड डायमेंशन। अब यूनिट मेजरमेंट एंड डायमेंशन ये तो बिल्कुल ही बेसिक टॉपिक है और इसका ना तो 10 से कोई लेना देना है, ना तो बिल्कुल ये आपके लिए फ्रेश टॉपिक रहेगा। और इस टॉपिक में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है डायमेंशनल एनालिसिस, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे डिराइव करते हैं, कैसे चेक करते हैं कि दो फिजिकल क्वांटिटी जो है वो करेक्ट है या नहीं है, ये सब हम किसमें करने वाले हैं, यूनिट मेजरमेंट एंड डायमेंशन में। और इसी टॉपिक में हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में भी जानने वाले हैं। लेकिन जो असली फिजिक्स जो स्टार्ट होता है और उसकी जो बेसिक मैथमेटिक्स है वो मैथमेटिक्स यहां से स्टार्ट होती है। आपको सबसे पहले बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज होना चाहिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा और जो बेसिक जो फॉर्मूले हैं, जो बेसिक आइडेंटिटी है, इनका नॉलेज होना मस्ट है। क्योंकि जो 11 की जो फिजिक्स है, अभी तक आप 10 तक जो पढ़ते आए हैं वो क्लास 10 तक की फिजिक्स बिल्कुल ही स्केलर पे था, स्केलर क्वांटिटी के ऊपर थी। पर क्लास 11 की फिजिक्स जो रियल फिजिक्स है ये पूरा का पूरा वेक्टर एनालिसिस, वेक्टर डायमेंशन को ये फॉलो करेगा। सो आपको वेक्टर और स्केलर का नॉलेज होना मस्ट है। आपको ये पता होना चाहिए कि वेक्टर के डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्या होते हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि वेक्टर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है, ये सब जानना पड़ेगा। साथ में वेक्टर में आगे हमें नॉलेज होना ही चाहिए डॉट प्रोडक्ट का और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स का। उसके बाद वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसका नॉलेज होना मस्ट है, क्योंकि ये वो टॉपिक है जो पूरे के पूरे फिजिक्स का जो बेस है। क्योंकि ये पूरे के पूरे फिजिक्स में ये जो टॉपिक है ये पूरे के पूरे फिजिक्स में यूज होने वाले हैं। और आप समझ जाइए कि अगर आप इसको नहीं समझ रहे हैं, आप इसको नहीं फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, आप इसको नहीं प्रैक्टिस करके फिजिक्स में इंटर कर रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि आपसे एक भी क्वेश्चन जो है वो, क्योंकि ये इसका मेन मैथमेटिकल ऑपरेटर है। फिजिक्स तो 2 लाइन, 4 लाइन और 5 लाइन का फिजिक्स होता है, उसके बाद होती है मैथमेटिक्स और वो पूरी की पूरी मैथमेटिक्स जो है वो वेक्टर मैथमेटिक्स है। उसके बाद हम थोड़े बहुत जो बेसिक्स फंडामेंटल्स हैं वो कैलकुलस का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़ने वाले हैं। उसके बाद थोड़े बहुत ग्राफ के नॉलेज, क्योंकि जैसे ही हम इंटर करेंगे फिजिक्स में वो ग्राफिकल एनालिसिस स्टार्ट हो जाती है और ये सारी बातें, ये सारी जो बेसिक्स हैं वो क्लास 10th में मिसिंग होता है। सो जो भी बच्चे क्लास 11th में एंट्री कर रहे हैं, सो मैकेनिक्स में इंटर करने से पहले आपको जस्ट इस पर कमांड होना चाहिए, एटलीस्ट वेक्टर्स पे, एटलीस्ट बेसिक डिफरेंशिएशन पे और थोड़े बहुत ग्राफ्स पे। ठीक है, अब हम इंटर करते हैं मैकेनिक्स। यहां से आपकी फिजिक्स स्टार्ट होती है। सो फिजिक्स का जो सबसे पहला चैप्टर है वो है काइनेमेटिक्स। आपने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा होगा, डिस्टेंस पढ़ा होगा, एक्सेलरेशन पढ़ा होगा, वेलोसिटी पढ़ा होगा, पर इन सब का वेक्टोरियल टच जो भी है, जो ये सब एक्चुअली में वेक्टर्स हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर है, एक्सेलरेशन वेक्टर है। अभी तक हम जो भी पढ़ते हैं वो बस मैग्नीट्यूड से डील करते आए थे क्लास 10 तक, इसलिए हमें वो फिजिक्स आसान लगी होगी या समझ में आता होगा। पर यहाँ पर जो भी कुछ है उन सब में कौन सा मिलेगा, वेक्टर एप्लीकेशन, वेक्टर ऑपरेशन मिलने वाला है। काइनेमेटिक्स में हम फोर्स के बारे में स्टडी नहीं करते, केवल कॉज ऑफ मोशन के बारे में स्टडी नहीं करते, हम बस इफेक्ट के बारे में स्टडी करते हैं। इफेक्ट का मतलब वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस ट्रैवल, इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। हम फोर्स के बारे में कोई भी स्टडी इसमें नहीं करने वाले हैं। और इसमें बेसिकली 3 टॉपिक है जो हमें पढ़ने हैं। पहला है मोशन इन वन डायमेंशन, मतलब इसको रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं, मतलब या तो एक्स में बॉडी मूव कर रहा होगा या फिर बॉडी जो होगी वो
ग्रेविटी के इफेक्ट में, मोशन अंडर ग्रेविटी हमें पढ़ना है। दूसरा जो है वो है रिलेटिव मोशन और प्रोजेक्टाइल मोशन, ये 2D मोशंस हैं। और इसमें विश्वास रखिए, इसमें जिसको वेक्टर का नॉलेज नहीं है उनसे एक भी क्वेश्चन ना तो ये बोर्ड में हिलेगा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, और IIT जेईई में तो इन पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत ही वास्ट लेवल के आते हैं। उसके लिए वेक्टर का बेसिक कैलकुलस और बेसिक वेक्टर्स का नॉलेज होना मस्ट है। इसके बाद जो अगला टॉपिक होगा ये सीक्वेंस है, इसी सीक्वेंस में हम लोग को पढ़ना चाहिए। काइनेमेटिक्स के बाद हम जो पढ़ते हैं वो है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ जानते होंगे आप, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ, और इसी में हम फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे कि भाई नॉर्मल फोर्स क्या होता है, कांटेक्ट फोर्स क्या होता है, फ्रिक्शन क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या है, ग्रेविटेशनल पुल क्या है, इन सब के बारे में हम इसमें स्टडी करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में। ये छोटा टॉपिक है, बहुत ज्यादा वास्ट टॉपिक नहीं है और इजीली अंडरस्टैंडेबल है। उसके बाद सबसे पूरे मैकेनिक्स का अगर कोई तीखी मिर्ची है तो वो है फ्रिक्शन, क्योंकि ये वो टॉपिक है फ्रिक्शन जहां भी आया आपको फंसाएगा, क्योंकि बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसी में होता है कि फ्रिक्शन का डायरेक्शन ही नहीं डिसाइड कर सकते कि फ्रिक्शन का डायरेक्शन कैसा होगा। तो फ्रिक्शन के जो टॉपिक है, फ्रिक्शन का जो पार्ट है, ये पार्ट हमें बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए ताकि आगे के जो टॉपिक्स हैं वो आराम से हमें समझ में आ सके या फिर हम इसको सॉल्व कर पाए। उसके बाद है सर्कुलर मोशन, ये भी बिल्कुल काइनेमेटिक्स के जैसा ही है, पर इसमें हम थोड़े बहुत फोर्स की स्टडी भी करेंगे, फोर्स की स्टडी भी करेंगे, एंगुलर मोशन की स्टडी करेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, ये सब के बारे में हम बेसिक स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद जो मैकेनिक्स का जो रियल पार्ट है जिसको बोलते हैं वर्क एनर्जी एंड पावर, इसमें जो आपको पढ़ना है, इसमें वर्क एनर्जी प्रिंसिपल पढ़ना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ना है। केवल लॉ पढ़ने से काम नहीं चलेगा, आपको ये समझना पड़ेगा कि ये लॉ कहां पे एप्लीकेबल है और ये लॉ कहां पे एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, उसके बाद इसी टॉपिक में वर्क एनर्जी पावर में ही हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन को भी कवर कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला जो टॉपिक है, जो 6 नंबर का टॉपिक है, वो है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। मजे की बात है, अभी तक हम जो टॉपिक पढ़ते आए हैं ये सब के सब टॉपिक जो हम स्टडी करेंगे ये पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए करेंगे, लेकिन अभी जो है ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का मतलब अभी तक एक पार्टिकल मान के प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते, अब हम क्या करेंगे मल्टीपल प्रॉब्लम, मल्टीपल पार्टिकल पर इसी एप्लीकेशन को, इसी प्रिंसिपल्स के एप्लीकेशन को हम मल्टीपल पार्टिकल में अप्लाई करने वाले हैं। तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल में हम सेंटर ऑफ मास के बारे में पढ़ेंगे, लिनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, कॉलिजन, इनके बारे में पढ़ेंगे। और जब तक अगर आपको ये सब टॉपिक अच्छे से नहीं आते, क्योंकि रोटेशनल डायनामिक्स है इज जस्ट ओवरव्यू ऑफ ऑल दिस 6 चैप्टर्स, अगर ये 6 चैप्टर पर आपका कमांड है तब जाके रोटेशनल डायनामिक्स का प्रॉब्लम आपसे सॉल्व होगा। इसमें बहुत सारे नए टर्म जो है इंट्रोड्यूस होते हैं, जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, टॉर्क क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम क्या है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन क्या है, प्योर रोलिंग क्या है। सो आप इस तरह से मान लीजिए कि जो आप 6 चैप्टर पढ़ेंगे, इन पूरे 6 चैप्टर का जो मिक्स्ड एप्लीकेशन है, ये मिक्स्ड एप्लीकेशन आपको कहां देखने को मिलना है, रोटेशनल डायनामिक्स में। क्योंकि जो भी प्रॉब्लम आएगा, कभी लिनियर मोमेंटम कंजर्व करने के लिए बेस्ड प्रॉब्लम आएगा, कभी एंगुलर मोमेंटम बेस्ड आएगा, कभी प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बेस्ड आएगा। सो ये 6 टॉपिक सीक्वेंस में अपने को करने हैं, तब जाकर रोटेशनल डायनामिक्स, जो कि कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये आएगा। मजे की बात है, आपको पूरी की पूरी मैकेनिक्स जो है एटलीस्ट ये 6 चैप्टर तक, सेंटर ऑफ मास तक आपको अच्छे से पढ़नी है, तब जाके आगे के जो फिजिक्स है वो हम सही तरीके से सीख सकते हैं, कंसेप्चुअली जो है इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मैकेनिक्स में यही 7 चैप्टर है। उसके बाद जो 11th में जो पोर्शन है वो पोर्शन है थर्मल फिजिक्स का। थर्मल फिजिक्स में कैलोरीमेट्री में जैसे कि आइस है, आइस को गर्म हॉट वाटर में अपन मिक्स कर देंगे, तो उसका टेम्परेचर में बेसिकली इट इज अ मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। सो कैलोरीमेट्री में हम पूरा का पूरा टेम्परेचर की स्टडी करने वाले हैं, डिग्री सेल्सियस से फारेनहाइट, केल्विन, ये सब का कन्वर्जन हम सीखने वाले हैं। इसमें कैलोरीमेट्री में इंटर कन्वर्जन कैसे होता है, गैस को सॉलिड में, सॉलिड को लिक्विड में, इनको कन्वर्ट करने के लिए कितना एनर्जी चाहिए, फ्यूजन, वेपराइजेशन, ये सब हम बातें करने वाले हैं, लैटेंट हीट के बारे में बात करने वाले हैं। उसके बाद है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस छोटा टॉपिक है और इसमें हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मॉलिक्यूलर स्टडी है। ये मॉलिक्यूलर, एक तरह से आप मान लीजिए कि मॉलिक्यूलर फिजिक्स पे हम चले गए, वाइब्रेशन की स्टडी करेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम की स्टडी करेंगे, ये सब हम किसमें करने वाले हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में। उसके बाद थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन में हीट देने पर कोई भी जो मेटल होता है वो एक्सपैंड करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, कैसे कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है, ये सब ये बहुत ही छोटा थर्मल फिजिक्स, ये 3 टॉपिक जो है बिल्कुल 2-2 लेक्चर, 3-3 लेक्चर्स के टॉपिक है, बहुत ही छोटे टॉपिक है, बहुत ही आसान भी है। असली जो थर्मल फिजिक्स से स्टार्ट होता है वो होता है हीट ट्रांसफर से।
हीट ट्रांसफर में आपको सब कुछ पढ़ना है। आपने अभी तक नाम सुना होगा कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, है ना। इससे रिलेटेड जितने भी लॉज हैं, किरचॉफ्स लॉ जो भी बोलते हैं, या फिर जो भी एमिसिविटी वाले जो है न्यूटन्स लॉज जो है, ये सब हम पढ़ने वाले हैं हीट ट्रांसफर में। उसके बाद है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में हम स्टडी करेंगे रियल गैस, आइडियल गैस, उसके बाद पीवी बराबर एनआरटी आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, डिफरेंट जो आइसोथर्मिक प्रोसेस होते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस क्या है, आइसोथर्मल क्या है, आइसोबैरिक क्या है, आइसोकोरिक क्या है ना, उससे रिलेटेड उसका इक्वेशंस कैसा होता है और उनसे रिलेटेड जो ग्राफ है वो सब। हाँ, एक और बात, ये जितने भी मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स के टॉपिक है, इन सब में ग्राफ का बहुत इस्तेमाल है। सो आपको जो भी पढ़ना है मैथमेटिकली तो पढ़ना ही है, साथ में रुक के ठहर के ये भी सोचना पड़ेगा कि इसका ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन क्या हो सकता है, इसका ग्राफ कैसा बनेगा। और थर्मोडायनेमिक्स में तो पूरी की पूरी कहानी ग्राफ की ही है, और इन सबका एक फाइनल एप्लीकेशन जो होता है एडियाबैटिक, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबैरिक का, वो होता है कार्नोट इंजन। और कार्नोट इंजन हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। हम इसी सीक्वेंस में पढ़ाई करते हैं, मेंटर क्लासेस में आज तक इसी सीक्वेंस में पढ़ाया जाता है, और यही एक सीक्वेंस है जिससे फिजिक्स को समझा जा सकता है। थर्मल फिजिक्स पढ़ने के बाद आ जाइए आप ऑसिलेशन में। ऑसिलेशन का मतलब वेव से रिलेटेड जो, अगर आपको वेव को सीखना है तो सबसे पहले आपको जो है वो एसएचएम को आना चाहिए, सिंपल हार्मोनिक मोशन। जिनको सिंपल हार्मोनिक मोशन पे कमांड नहीं है उनको वेव समझ में नहीं आएगा। वेव का जो फंडामेंटल है, जो बेसिक्स है, वो आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन में मिलेगा। और मजे की बात है, वेव अगर आपको सीखना है तो आपको मैकेनिक्स आनी चाहिए। आपको थर्मल फिजिक्स सीखनी है तो थोड़ी बहुत मैकेनिक्स उसमें भी यूज हो जाती है, पिस्टन वाले प्रॉब्लम में यूज हो जाती है। सो सिंपल हार्मोनिक मोशन छोटा टॉपिक है, लेकिन ये जो टॉपिक है बहुत ही मतलब इंटेलेक्चुअल लेवल इसकी हाई है। इसको जो समझने के लिए जो आईक्यू चाहिए, जो अंडरस्टैंडिंग चाहिए, वो बिल्कुल जिनका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है उन्हीं को ये समझ में आता है। उसके बाद हम वेव ऑन स्ट्रिंग पढ़ेंगे, ट्रांसवर्स वेव के अंदर आता है ये। उसके बाद साउंड वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव पढ़ने वाले हैं। इसी में लॉन्गिट्यूडनल वेव में दो टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है बीट्स और डॉपलर्स इफेक्ट। सो सिंपल हार्मोनिक मोशन पे कमांड रखिएगा। अगर ये टॉपिक आपका कमांड में है, सो वेव ऑन स्ट्रिंग और साउंड वेव, मजे की बात है कि ये दोनों टॉपिक बिल्कुल सिमिलर है। अगर आपको वेव ऑन स्ट्रिंग समझ में आ जाता है, सो लॉन्गिट्यूडनल वेव भी समझ में आ जाता है। बस एक बीट्स और डॉपलर इफेक्ट में जो इक्वेशन बनते हैं वो इक्वेशन समझना। इक्वेशन का जो इंटरप्रिटेशन है वो इंपॉर्टेंट है। हमें सिर्फ फिजिक्स नहीं पढ़नी है, फिजिक्स को इंटरप्रेट करके पढ़ना है। फिजिक्स का जो लॉ है, वो लॉ कहाँ एप्लीकेबल है, कैसे एप्लीकेबल है, वो सब हमें सीखना पड़ेगा। वो कंसेप्चुअल एनालिसिस है, वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फ्लूइड डायनामिक्स। फ्लूइड में तो भाई पहले तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड पढ़ना है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में जैसे इलास्टिक प्रॉपर्टीज हो गई, हुक्स लॉ हो गया, इनके बारे में पढ़ना है। स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेन क्या है, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम क्या है। मैंने कहा था ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राफ आपको फिजिक्स में पीछा नहीं छोड़ेगा। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन उठा कर देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन जो आते हैं वो ग्राफ पर आते हैं। इसलिए मैंने बेसिक्स में ही लिखा था, ग्राफ को मैंने जगह दिया है। सो ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन बहुत जरूरी है। इसी में हम पढ़ने वाले हैं बल्क मॉडुलस क्या होता है, यंग्स मॉडुलस क्या होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होता है। ये सब हम पढ़ने वाले। छोटा टॉपिक है और आसान टॉपिक है, बिल्कुल इजीली समझ में आता है। फ्लूइड जो है एक्चुअली ये फ्लूइड मैकेनिक्स है। सो ये मैकेनिक्स का ही पार्ट है। ये सब किसके लिए है, ये सब सॉलिड के लिए है। और हम किस पर मैकेनिक्स सब लगाने वाले हैं, फ्लूइड पर। मैंने कहा था तो मैकेनिक्स अगर समझ में नहीं आएगा, मैकेनिक्स जो है ये कोर है, ये हार्ट ऑफ फिजिक्स है, और यही सीखना है। अगर मैकेनिक्स आपका सही नहीं रहा तो आपका 12th भी बर्बाद होगा, क्योंकि 12th में पूरी की पूरी एप्लीकेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में किसकी है, मैकेनिक्स की है। सो हम यहाँ पर जो पढ़ने वाले हैं, पहले फ्लूइड इन रेस्ट, फ्लूइड स्टैटिक्स पढ़ेंगे। जब फ्लूइड रेस्ट में होता है तो कैसे बिहेव करता है, उसकी प्रॉपर्टीज कैसी होती है। और दूसरा फ्लूइड डायनामिक्स, जिसमें हम बर्नौलीज प्रिंसिपल, कंटिन्यूटी इक्वेशन, ये सब पढ़ने वाले हैं। फ्लूइड डायनामिक्स के बाद ये दो टॉपिक फ्लूइड के छोटे छोटे टॉपिक है, इसको मैंने ना अलग चैप्टर में डिवाइड कर दिया है। आपको सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी। विस्कोसिटी नथिंग बट फ्रिक्शन इन फ्लूइड। विस्कोसिटी को अगर एक लाइन में एक्सप्लेन करें, इट इज नथिंग बट फ्रिक्शन इन फ्लूइड, मतलब फ्रिक्शन बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ फ्लूइड। दिस इज कॉल्ड विस्कोसिटी। सरफेस टेंशन का अगर बात करें तो सरफेस टेंशन की बात करें तो कभी जो गंदी जगह, जो बहुत दिन से जो पानी जमा होता है उस पर आप देखते होंगे कभी मक्खी बैठ जाती है, कभी मच्छर बैठ जाते हैं। वो मक्खी मच्छर जो पानी पर कैसे बैठे रहते हैं, ड्यू टू सरफेस टेंशन। एक सिंपल सा एग्जांपल है, एक सिंपल सा एग्जांपल, और बहुत सारे एग्जांपल है जो हम धीरे धीरे लेक्चर्स जैसे जैसे प्रोसीड होगा वैसे वैसे हम लेते जाएंगे। फाइनली ये सब टॉपिक करने के बाद जो सीबीएसई का जो अंतिम टॉपिक है, वैसे जेईई मेंस और जेईई एडवांस को जब हम लोग पढ़ाते हैं तो ग्रेविटेशन टॉपिक जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद पढ़ाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ग्रेविटेशन का जो 80% 70% पोर्शन है वो ओवरलैप करता है। लेकिन चूंकि सीबीएसई बोर्ड का भी हमें पढ़ाना है, बोर्ड को भी देखना है, तो ग्रेविटेशन को हम अलग से फाइनली लास्ट में पढ़ाते हैं, है ना। और यहाँ के बाद
जो टॉपिक है, ये ग्रेविटेशन बेसिकली मैकेनिक्स का टॉपिक है। इसमें आप वही पढ़ेंगे जी m1 m2 by r स्क्वायर जो क्लास 9th में आपने सीखा है, लेकिन इसमें साथ में आपको जी डेरिवेशन कैसे आया, आपको केपलर्स लॉ के बारे में पढ़ना पड़ेगा, है ना, आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ना पड़ेगा। मैंने आपको कहा कि एनर्जी मैकेनिक्स में आप यहाँ वर्क एनर्जी पावर में देख लीजिए, आपको अगर एनर्जी समझ में नहीं आया तो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी चला जाएगा, आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी समझ में नहीं आएगा। एनर्जी मैकेनिक्स का जो एनर्जी टॉपिक है ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आप मत पूछिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है, लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम है, यही सब अप्लाई होता रहता है। आप 12th में भी जाएंगे, 12th का टॉपिक हम बाद में डिस्कस करेंगे, 12th का टॉपिक एक साथ डिस्कस करेंगे पूरा टॉपिक वाइज सीक्वेंस वाइज, लेकिन आपको पहले एक बात बता दें कि पहले 2 महीने में आपका ये फंडामेंटल स्ट्रांग होना चाहिए। आपको 10th और 11th के बीच का जो गैप है उस गैप को आपको फिल करना है। वो गैप फिल कैसे होगा, वो इस बेसिस पे होगा। सो हम मेंटर क्लासेस में क्या करते हैं, हम पहले इस पर 1.5 से 2 महीने इसकी प्रॉपर प्रैक्टिस, प्रॉपर कंटेंट, प्रॉपर शीट देकर प्रॉपर प्रैक्टिस करवाते हैं, है ना, और फिर इनका जैसे धीरे धीरे एप्लीकेशन आता जाता है, वो एप्लीकेशन के साथ उन बच्चों को डीपीपी और शीट्स के थ्रू हम इसकी प्रैक्टिस रेगुलर रखते हैं। क्योंकि इस टॉपिक को सीखने के लिए रिलेटिव मोशन तो बिना वेक्टर के आ नहीं सकता, प्रोजेक्टाइल मोशन बिना वेक्टर के आ नहीं सकता, पूरी मैकेनिक्स बिना वेक्टर के नहीं आ सकती। ठीक है, सो ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन था जो हम क्लास 11 का फिजिक्स जो मेंटर क्लासेस में स्टार्ट करने जा रहे हैं, और हम इसी सीक्वेंस में पिछले 8 सालों से पढ़ाते आ रहे हैं। सो वेलकम है आप सबका मेंटर क्लासेस में।